नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम करियर पथ पर बात करने वाले हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं पहियों को घुमाने जैसा काम करता है। ये है बैंकों और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, मतलब एनबीएफसीज, उनमें क्रेडिट मैनेजर का रोल। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड क्रेडिट मैनेजर करियर गाइड फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज है, जिससे हमने जानकारी ली है। और आज हमारा मकसद है इस गाइड से जो खास बातें हैं वो निकालना। हम समझेंगे कि भाई ये क्रेडिट मैनेजर आखिर करते क्या है, इस रोल के लिए क्या चाहिए और करियर कैसे आगे बढ़ता है इसमें। ये उन लोगों के लिए काफ़ी काम का हो सकता है जो फाइनेंस में अपना करियर देख रहे हैं या शायद इसी फील्ड में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। देखिए, किसी भी बैंक या एनबीएफसी के लिए ये रोल एक तरह से बैकबोन जैसा है ना? क्योंकि लोन देना और उससे जुड़ा जो रिस्क है उसको समझना, यही तो उनका मेन बिजनेस है। तो चलिए इसी रोल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि एक क्रेडिट मैनेजर होता कौन है, मतलब उनका मेन काम क्या होता है? बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में अगर कहूँ तो क्रेडिट मैनेजर वो प्रोफेशनल है जो ये तय करने में अहम भूमिका निभाता है कि बैंक या एनबीएफसी किसे लोन दे और कितना दे। उनका सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी काम होता है लोन के लिए जो एप्लीकेशंस आती हैं उनका बारीकी से मूल्यांकन करना। वो ये देखते हैं कि जो भी लोन मांग रहा है, कोई व्यक्ति हो या कंपनी, क्या वो उससे टाइम पर वापस चुका पाएगा। इसे हम कहते हैं रीपेमेंट कैपेसिटी का असेसमेंट। और सिर्फ चुकाने की क्षमता ही नहीं, वो ये भी जांचते हैं कि भाई लोन देने में रिस्क कितना है, मतलब बिजनेस कितना स्टेबल है, आवेदक का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। साथ ही उन्हें ये भी पक्का करना होता है कि लोन देते वक्त जो संस्था की अपनी पॉलिसीज हैं और जो रेगुलेटर्स हैं जैसे आरबीआई, उनके नियमों का भी पूरा पालन हो रहा हो। और वो पूरे लोन पोर्टफोलियो, मतलब जितने भी लोन्स दिए गए हैं, उनकी हेल्थ पर भी नज़र रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोन अप्रूवल से लेके उसकी मॉनिटरिंग और अगर ज़रूरत पड़े तो रिकवरी तक हर स्टेज पर उनका रोल बहुत क्रिटिकल है। वो एक तरह से संस्था कह सकते हैं फाइनेंशियल गेटकीपर होते हैं। फाइनेंशियल गेटकीपर, हाँ, ये सही टर्म ऐसे समझने के लिए काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है ये तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, इस जिम्मेदार भूमिका के लिए तैयारी करनी हो, तो कहाँ से शुरू करे? क्या कोई खास पढ़ाई या डिग्री चाहिए होती है? हाँ बिल्कुल, एक अच्छी एजुकेशन फाउंडेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम कॉमर्स में यानी बीकॉम या फिर फिनेंस, इकोनॉमिक्स, बीबीए या अकाउंटिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये एक बेस बनाती है। लेकिन आजकल कंपटीशन इतना है कि ज़्यादातर कंपनियां, बैंक हो या एनबीएफसीज, वो थोड़ी और स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन प्रेफर करती हैं, जैसे कि फिनेंस या बैंकिंग में एमबीए करना। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज माना जाता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएफए, ये भी बहुत वैल्यू रखती हैं। और हाँ, बैंकिंग और फिनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये डिग्रियां सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती, बल्कि एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप करती हैं, जो इस रोल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और इनके अलावा कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं। वो कंपलसरी तो नहीं है, पर हाँ फ़ायदेमंद ज़रूर हो सकते हैं। जैसे भारत में आईआईबीएफ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए टॉप बॉडी है। वो एक सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल यानी सीसीपी का सर्टिफिकेशन देती है। ये काफ़ी रेप्यूटेड है। इसके अलावा एनएसई या एनएसआईएम के भी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस या फाइनेंशियल मार्केट्स में, जो मदद कर सकते हैं। और कई बड़े बैंक और एनबीएफसीज तो अपने खुद के भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। समझ गया। तो मतलब एक अच्छी डिग्री या कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेशन, ये तो हो गया पहला कदम। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये रोल एनालिटिकल है, इसमें जजमेंट लेना होता है, तो सिर्फ किताबी ज्ञान से तो शायद काम ना चले। वो कौन से खास स्किल्स हैं, मतलब प्रैक्टिकल काबिलियतें, जो एक कामयाब क्रेडिट मैनेजर बनने के लिए चाहिए ही चाहिए? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। डिग्री अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स के बिना बात नहीं बनती। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्किल है फाइनेंशियल एनालिसिस की क्षमता। इसका मतलब है कि आप कंपनी की बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनको सिर्फ पढ़ना ना जाने, बल्कि उनके पीछे की कहानी समझें। क्या कंपनी पैसा कमा रही है, उसके पास देनदारियां चुकाने के लिए कैश है भी या नहीं, ट्रेंड क्या दिख रहा है, ये सब।
दूसरी और शायद सबसे अहम स्किल है रिस्क असेसमेंट की। ये सिर्फ नंबर्स देखने से कहीं आगे की बात है। इसमें आपको आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री देखनी है, जैसे सिबिल स्कोर क्या है, वो जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री के क्या रिस्क हैं, मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, और भविष्य में उनकी कमाई कैसी रह सकती है, इसका एक अंदाज़ा लगाना होता है। मतलब एक तरह से आपको डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ता है। तीसरी चीज है प्रोडक्ट नॉलेज। ये बहुत जरूरी है। बैंक और एनबीएफसीज तरह तरह के लोन देते हैं। होम लोन, प्रॉपर्टी पर लोन, बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल के लिए सीसीओडी, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह वगैरह। हर प्रोडक्ट की अपनी बारीकियां होती हैं, अपने नियम होते हैं, अपने रिस्क होते हैं। इनकी अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि सही प्रोडक्ट का सही तरीके से मूल्यांकन हो सके। चौथी स्किल है रेगुलेटरी अवेयरनेस। भारत में फाइनेंस सेक्टर बहुत रेगुलेटेड है। आपको आरबीआई के गाइडलाइंस, सेबी के नियम और खासकर एनबीएफसीज के लिए जो अलग नियम है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। और ये नियम बदलते भी रहते हैं, तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, वरना कंप्लायंस इश्यू हो सकता है। पांचवां, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी और टूल्स का ज्ञान तो मस्ट है। एडवांस्ड एक्सेल तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस उसी में होता है। इसके साथ ही जो लोन प्रोसेसिंग के लिए खास सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लोन ओरिजिनेशन सिस्टम LOS या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS, जैसे फिनिकल, फ्लेक्सक्यूब, फिन1, इनकी जानकारी आपको बहुत एज देती है। जैसे अगर आपको फिनाकल आता है तो ऑपरेशंस टीम से कोऑर्डिनेट करना आसान होता है, लोन डिस्पर्समेंट तेज हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और आखिर में, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लें, अगर आप अपनी बात ठीक से मैनेजमेंट को या क्लाइंट को समझा नहीं सकते या जरूरत पड़ने पर लोन की शर्तों पर निगोशिएट नहीं कर सकते जी, या फिर प्रेशर में सही और फेयर डिसीजन नहीं ले सकते, तो मुश्किल होगी। ये स्किल्स अक्सर तजुर्बे के साथ ही आती हैं और निखरती हैं। अरे वाह, ये तो काफी लंबी लिस्ट है स्किल्स की। इससे ये तो क्लियर है कि ये रूल आसान नहीं है, काफी चैलेंजिंग है। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास क्वालिफिकेशन है और वो ये स्किल सीखने को भी तैयार है, तो इस फील्ड में एंट्री कैसे मिलती है? क्या कोई सीधा क्रेडिट मैनेजर बन जाता है या कोई शुरुआती लेवल होता है? और फिर आगे बढ़ने का रास्ता कैसा दिखता है इसमें? हाँ, एंट्री के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला है फ्रेशर रूट, जो लोग कॉलेज से अभी निकले हैं उनके लिए। बैंक्स और एनबीएफसीज अक्सर कैंपस से हायरिंग करते हैं, या फिर एंट्री लेवल पोजीशंस निकलती हैं, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी, क्रेडिट एनालिस्ट, जूनियर क्रेडिट ऑफिसर या लोन ऑफिसर। इन शुरुआती रोल्स में काम होता है लोन एप्लीकेशंस की बेसिक जांच करना, डॉक्यूमेंटेशन पूरा है या नहीं ये देखना, या फिर सीनियर मैनेजर्स को असिस्ट करना। यहाँ आप असल में काम सीखते हैं ग्राउंड लेवल पे। आमतौर पर 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको क्रेडिट मैनेजर या असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर के तौर पे प्रमोट किया जा सकता है। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा रास्ता है एक्सपीरियंस रूट। मान लीजिए किसी को पहले से ही लोन अंडरराइटिंग का, मतलब लोन अप्रूवल प्रोसेस का, या फाइनेंस का, या अकाउंट्स का 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी छोटी फाइनेंस कंपनी में काम किया हो या बैंक के किसी और डिपार्टमेंट में, तो वो सीधे एनबीएफसीज या बैंकों में क्रेडिट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस यहाँ काउंट होता है? जहां तक करियर में आगे बढ़ने की बात है, तो रास्ता काफी क्लियर कट सा है। हाँ। आप शुरू करते हैं क्रेडिट एनालिस्ट या ऑफिसर से, फिर बनते हैं असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर, फिर क्रेडिट मैनेजर। इसके बाद एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बेस पर आप सीनियर क्रेडिट मैनेजर बन सकते हैं। हो सकता है आप किसी खास तरह के लोन, जैसे SME लोन या कॉर्पोरेट लोन को देखें, या किसी एक ब्रांच के क्रेडिट हेड हों। और आगे बढ़कर जोनल या रीजनल क्रेडिट हेड की भूमिका मिलती है, जो एक पूरे रीजन के क्रेडिट ऑपरेशंस को संभालते हैं। और सबसे टॉप पर होते हैं चीफ क्रेडिट ऑफिसर, CCO, जो पूरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट पॉलिसी और रिस्क मैनेजमेंट के हेड होते हैं। तो ग्रोथ का स्कोप तो काफी अच्छा है। हाँ, ये करियर पाथ सुनने में तो वाकई आकर्षक है। एक क्लियर लैडर दिख रही है ऊपर जाने के लिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों के जहन में रहता है, पैसा, सैलरी। इस तरह की इंपॉर्टेंट भूमिका के लिए भारत में, खासकर अगर हम 2025 के आसपास का अंदाजा लगाएं, तो सैलरी की क्या उम्मीद रखनी चाहिए? हाँ, सैलरी एक अहम फैक्टर है, जाहिर है। जो हमारे पास सोर्स है उसके आधार पर
भारत में 2025 के लिए एक मोटा मोटा अनुमान कुछ ऐसा लग सकता है। एंट्री लेवल पर, मतलब जब कोई क्रेडिट एनालिस्ट या ऑफिसर बन के शुरू करता है, तो सालाना सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी आमतौर पर 3 लाख से 6 लाख के बीच हो सकती है। ये फ्रेशर्स के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब कोई क्रेडिट मैनेजर बन जाता है, जिसके लिए अक्सर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो सैलरी बढ़ के 6 लाख से 12 लाख प्रति वर्ष तक जा सकती है। यहाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ती है। और जो सीनियर लेवल है, जैसे सीनियर क्रेडिट मैनेजर या रीजनल क्रेडिट हेड, जिनके पास 8-10 साल, 15 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है, उनका पैकेज 12 लाख से 25 लाख प्रति वर्ष या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बड़ी टीम्स और बड़े पोर्टफोलियो संभालते हैं। और जो बिल्कुल टॉप रोल्स हैं, जैसे चीफ क्रेडिट ऑफिसर, सीसीओ या वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट रिस्क, उनका वेतन तो 30 लाख सालाना से काफ़ी ऊपर जा सकता है। ये कंपनी के साइज और उनके ओवरऑल जिम्मेदारी पर बहुत डिपेंड करता है। पर हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। असली सैलरी कई चीज़ों पर निर्भर करती है। आपका अपना टोटल एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस कंपनी में हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक बड़े प्राइवेट बैंक की सैलरी शायद एक छोटी एनबीएफसी से अलग होगी, और आप किस शहर में हैं ये भी मैटर करता है। मेट्रो शहरों में सैलरी अक्सर थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ, ये आंकड़े एक अच्छा आइडिया देते हैं। बिल्कुल, ये फैक्टर्स तो हर जॉब में होते हैं, पर ये रेंज सुनकर लगता है कि ये करियर फाइनेंशियली भी रिवॉर्डिंग हो सकता है। अच्छा, हमने रोल समझ लिया, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, करियर पाथ, सैलरी, सब पर बात कर ली। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। एक क्रेडिट मैनेजर का रोज का काम कैसा होता है, मतलब दिन भर वो एक्चुअली करते क्या हैं? व्हाट डज अ डे इन देयर लाइफ लुक लाइक? उनका दिन काफ़ी डायनामिक और बिजी होता है, काफ़ी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। एक बड़ा हिस्सा जाता है लोन प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करने में। ये पर्सनल लोन भी हो सकते हैं, जैसे कार या होम लोन, और बिजनेस लोन भी, जैसे किसी कंपनी को एक्सपेंशन के लिए चाहिए या वर्किंग कैपिटल के लिए। इस इवैल्यूएशन के लिए उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने पड़ते हैं। जैसे अगर बिजनेस लोन है तो कंपनी की पिछले कुछ सालों की बैलेंस शीट देखनी है, पीएनएल अकाउंट देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, साथ ही जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, आईटीआर्स, ये सब चेक करना होता है ताकि जो इनकम बताई गई है और जो दिख रही है उसमें कोई बड़ा फर्क ना हो। आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री जांचना भी एक रूटीन काम है। इसके लिए वो सिबिल या एक्सपीरियन जैसी क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट निकालते हैं, देखते हैं कि एप्लीकेंट ने अपने पिछले लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स टाइम पर चुकाए हैं या नहीं, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया। अगर लोन सिक्योर्ड है, मतलब किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया जा रहा है, जिसे हम कोलैटरल कहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, उसके कागज ठीक है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन करवाना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए वो इंस्टीट्यूशन की जो लीगल टीम होती है और जो टेक्निकल वैल्यूअर्स होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारा एनालिसिस, सारी जांच पड़ताल करने के बाद वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं। इसे अक्सर क्रेडिट अप्रेजल मेमोरेंडम या क्रेडिट नोट कहते हैं। इसमें लोन की सारी डिटेल्स होती हैं, एप्लीकेंट की प्रोफाइल, उनके एनालिसिस के फाइंडिंग्स और उनकी रिकमेंडेशन कि लोन देना चाहिए या नहीं और किन शर्तों पर। यही रिपोर्ट फिर अप्रूवल के लिए आगे जाती है। अच्छा, तो ये CAM बनाना एक तरह से उनका मेन आउटपुट होता है एनालिसिस का। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन काम सिर्फ लोन अप्रूव करने पर ख़त्म नहीं होता। लोन देने के बाद उन्हें पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग भी करनी होती है। ये देखना कि क्लाइंट्स अपनी EMI टाइम पर दे रहे हैं या नहीं, जो अकाउंट्स डिले हो रहे हैं उन पर ख़ास ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो आगे चलकर नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA ना बन जाए। NPA किसी भी बैंक या NBFC के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होती है, तो NPA प्रिवेंशन भी उनके काम का एक अहम हिस्सा है। और इन सब के साथ उन्हें हमेशा ये भी देखना होता है कि सारे काम RBI और उनकी अपनी कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से हो रहे हैं। कभी ऑडिट होता है तो उन्हें सवालों के जवाब भी देने पड़ सकते हैं। तो हाँ, कुल मिला के ये काफ़ी एनालिटिकल, जिम्मेदारी वाला और व्यस्त रोल है। सोच रहा है कि हाँ यार, ये फील्ड मेरे लिए हो सकती है, तो उन्हें शुरुआत करने के लिए क्या ठोस प्रैक्टिकल कदम उठाने चाहिए? मतलब पहला स्टेप क्या हो? बिल्कुल, प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। पहला कदम, अपनी बेसिक्स मजबूत करें। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं या अभी ग्रेजुएट हुए हैं तो फिनेंस और अकाउंटिंग के फंडे क्लियर करें। खास तौर पर जो अलग अलग क्रेडिट रेशियोज होते हैं
उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो बताता है कि कंपनी अपनी कमाई से लोन की किस्तें कितनी आसानी से दे सकती है। ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो वगैरह, ये रेशियो ही क्रेडिट एनालिसिस की भाषा है। दूसरा कदम, अगर मुमकिन है तो कोई सर्टिफिकेशन करें, जैसा हमने पहले बात की, IIBF का CCMP या बैंकिंग फाइनेंस में PG डिप्लोमा आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएगा, खासकर अगर आपकी बैचलर डिग्री सीधे फाइनेंस की नहीं है। तीसरा कदम, एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें। अपनी नज़र क्रेडिट एनालिस्ट, लोन ऑफिसर या रिलेशनशिप मैनेजर, जो अक्सर क्रेडिट टीम के साथ क्लोजली काम करते हैं, जैसे रोल्स पर रखें। बड़ी NBFCs जैसे बजाज फाइनेंस, HDB, फुलरटन, L&T फाइनेंस और बैंक जैसे HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, इनकी वेबसाइट्स और जॉब पोर्टल्स रेगुलरली चेक करें। चौथा कदम, जब जॉब मिल जाए तो सीखने पर पूरा फोकस करें। अंडरराइटिंग कैसे होती है, फील्ड वेरिफिकेशन में क्या देखते हैं, रिस्क को प्रैक्टिकली कैसे जज करते हैं, ये सब आपको काम करते हुए ही सबसे अच्छे से सीखने को मिलेगा। अपने सीनियर से पूछने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। पांचवा कदम, अपना नेटवर्क बनाएं और इंडस्ट्री से अपडेटेड रहें। बैंकिंग और फाइनेंस के सेमिनार या वेबिनार अटेंड करें अगर मौका मिले। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करें। RBI की वेबसाइट को फॉलो करें ताकि नए रूल्स और सर्कुलर्स पता चलते रहें। नॉलेज इस फील्ड में बहुत पावरफुल है। और एक बहुत ज़रूरी टिप देना चाहूंगी, खासकर फ्रेशर्स के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बैंकों के मुकाबले NBFCs में एंट्री मिलना थोड़ा आसान होता है। NBFCs अक्सर तेजी से ग्रो कर रही होती हैं और उनमें हायरिंग भी ज़्यादा होती है। आप किसी अच्छी NBFC में 2-3 साल काम करके बढ़िया एक्सपीरियंस ले सकते हैं और फिर अगर चाहें तो किसी बड़े बैंक में स्विच करने की सोच सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन और इफ़ेक्टिव तरीका है। ये बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल सलाह है। तो हमने आज क्रेडिट मैनेजर के रोल को काफ़ी तफसील से समझा। वो कौन हैं, क्या काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है, कौन सी स्किल्स चाहिए, सैलरी क्या उम्मीद कर सकते हैं, रोज़ की जिम्मेदारियाँ क्या हैं और शुरू कैसे करें। ये वाकई एक डिटेल्ड गाइड जैसी बातचीत रही। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक और दिलचस्प सवाल मन में आता है, जो शायद हमारे सोर्स में सीधे तौर पर न हो, पर फ्यूचर के लिहाज से अहम है। हमने देखा कि क्रेडिट मैनेजर का काम कितना ज़्यादा एनालिसिस और जजमेंट पर बेस्ड है, खासकर रिस्क को समझने में। अब सवाल यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में और ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो भविष्य में क्रेडिट मैनेजर का रोल कैसे बदलेगा? क्या AI एनालिसिस का एक बड़ा हिस्सा खुद करने लगेगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्रेडिट मैनेजर्स को किन नई स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा? शायद ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, या फिर टेक्नोलॉजी को मैनेज करने की स्किल पर। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले वक्त में इंडस्ट्री को और हम सबको भी सोचना होगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी तो हर फील्ड को बदल रही है और क्रेडिट मैनेजमेंट इससे अछूता नहीं रहेगा। हो सकता है भविष्य में इंसान और मशीन का कॉम्बिनेशन इस रोल को और भी दिलचस्प बना दे। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को क्रेडिट मैनेजर के करियर को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी।